प्रधानमंत्री भारत में सबसे ताकतवर और रुतबे वाली पद को माना जाता है। पिछले 77 सालों में इस ताकतवर कुर्सी पर बैठने का मौका अब तक सिर्फ 14 शख्सियत को मिला है। कोई जनता के अपार समर्थन से, कोई तिक्रम से यहाँ तक पहुँचा है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को चीजें तब अच्छी लगने लगती है जब सक्सेस होकर हमारे सामने आती है, लेकिन कितनी बार उस सक्सेस के पीछे की कहानी बहुत तिक्रम और चालों से भरी होती है। ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होता ही है, कितनी बार जनता के अपार समर्थन से भी बहुत उलटफेर हो सकता है। आज हम इनको सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं अंजू सिंह। अंजू फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की कहानी से। हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। ठीक इसके एक साल पहले अंग्रेजों ने आजादी का ऐलान कर दिया था। उस दौरान सबके दिलो दिमाग पर बस दो चीजें थी: देश चलाने के लिए अंतरिम सरकार का गठन और ये तय करना कि आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हालांकि यह तय हो गया था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही अंतरिम प्रधानमंत्री होगा। उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस अध्यक्ष थे। वे दोबारा चुने जा सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने पद छोड़ दिया। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए जवाहरलाल नेहरू। यूं भी कहा जा सकता है कि नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी शुरू हुई। कांग्रेस के महासचिव रहे आचार्य जेबी कृपलानी अपने किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट में लिखते हैं कि कांग्रेस का वर्किंग कमेटी की बैठक की तारीख 11 दिसंबर 1945 से आगे बढ़ाकर 29 अप्रैल 1946 की गई। इसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था। परंपरा के मुताबिक प्रांत की 15 कांग्रेस कमेटियां ही अध्यक्ष चुनती थी। 12 कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को और बाकी 3 पट्टाभी सीतारामैया या आचार्य जेबी कृपलानी का नाम प्रस्ताव दिया। किसी भी कमेटी ने नेहरू का नाम नहीं दिया। जेपी कृपलानी अपने किताब में आगे लिखते हैं, मैंने कमेटी के फैसले के बाद सरदार पटेल के नाम वाले प्रस्ताव गांधी जी के सामने पेश किया। गांधी जी ने इसे देखा तो नेहरू का नाम नहीं था। इसके बाद उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे पर्चा वापस दे दिया। इसके बाद कृपलानी ने नया प्रस्ताव पर्चा तैयार करवाया। सब जानते थे कि मन से गांधी जी नेहरू को ही कांग्रेस अध्यक्ष और पीएम देखना चाहते हैं, लेकिन परंपरा और प्रस्ताव दोनों नेहरू के खिलाफ थे। समस्या ये भी था कि मैदान में सरदार पटेल भी थे और उनके सामने नेहरू जी का जीतना बहुत मुश्किल था। यदि वो और कृपलानी अपना नाम वापस ले लेते तो नेहरू का रास्ता साफ हो सकता था। सरदार पटेल ने अपने नाम के वापसी वाले प्रस्ताव पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और नेहरू जी का विरोध किया तो गांधी जी ने वापस वही पत्र उनको लौटाया। पटेल समझ गए कि गांधी जी क्या चाहते हैं और इस बार पटेल ने उस पर दस्तखत कर दिया। पर फिर कांग्रेस को नेहरू जी का निर्विवाद अध्यक्ष चुन लिया गया। इस तरह जवाहरलाल नेहरू के रूप में भारत को पहला प्रधानमंत्री मिला। वही वरिष्ठ पत्रकार दुर्गादास महात्मा गांधी के हवाले से अपने किताब इंडिया फॉर कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखते हैं, नेहरू कभी भी नंबर 2 पर काम नहीं करेगा। अकेला नेहरू ही मेरे कैंप में अंग्रेज है। वो अंग्रेजी तौर तरीके जानता है, विदेश में पढ़ा है, उसे विदेशी मामलों की अच्छी समझ है। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अच्छे से निपट लेगा, पटेल देश को अच्छे से चला लेगा। ये दोनों देश चलाने वाली बैलगाड़ी के 2 बैल होंगे। दुर्गादास जी ने अपने किताब में आगे ये भी लिखा कि मैंने एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इस बारे में चर्चा की थी तो उन्होंने कहा था कि गांधी जी ने एक बार फिर से ग्लैमर्स के लिए अपने भरोसेमंद लेफ्टिनेंट का बलिदान कर दिया। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं कि नेहरू एक विजनरी नेता थे। जब उनके हाथ में देश आया तो सब कुछ नया था। उन्हें ही परिस्थितियों और लोगों के साथ मिलकर देश को गढ़ना था। गांधी जी जानते थे कि वल्लभ भाई पटेल अब बूढ़े हो चले हैं, देश को नई उम्र का नेता चाहिए था। नेहरू नई उम्र के साथ साथ पढ़े लिखे भी थे। आजादी के बाद हम वो भारत थे जिसके नेताओं को पूरी दुनिया के साथ एक जाजम पर बैठकर अपने तौर तरीकों से देश को आगे बढ़ाना था। और कुछ साल बाद पटेल का निर्धन हो गया। इससे ये सिद्ध होता है कि गांधी जी का फैसला सही था। और 17 अगस्त 1947 की आधी रात को नेहरू ने अपना फेमस ट्विस्ट विद डेस्टिनी में पहला प्रधानमंत्री के रूप में भाषण दिया। अब एक नजर नेहरू की जिंदगी पर भी डालते हैं, जो उनके कार्यकाल और जिंदगी से कुछ सुने और अनसुने किस्से हैं। उनसे जुड़ा पहला किस्सा है, जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट से वकालत की जब पढ़ाई करके लौटे थे। कुछ दिनों तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत की, लेकिन फिर ये पेशा छोड़कर गांधी जी के साथ आजादी की लड़ाई में कूद गए। उनके पास कोई इनकम नहीं थी। पिता मोतीलाल नेहरू हर महीने उन्हें पैसा दिए करते थे। इसी दौरान दोनों बाप बेटे किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया।
नेहरू के सामने जेब खर्च का संकट पैदा हो गया। उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी उन दिनों कांग्रेस आनंद भवन में नेहरू जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया करते थे। उन्होंने अपने स्मरण में लिखा है कि गांधी जी नेहरू को खत लिखे थे कि जो मैं चोरी से पढ़ लिया करता था। उन्होंने लिखा था, मैं जानता हूँ तुम इन चीजों को बहादुरी से मुकाबला करोगे। अभी तो पिताजी सीधे हुए हैं। मैं नहीं चाहता हूँ तुम या मैं उनकी झुंझलाहट में बढ़ाने का मौका दे। संभव हो तो उनसे जरूर बात करो। क्या तुम्हारे लिए मैं कुछ रुपए का बंदोबस्त करूं? तुम कुछ कमाई कर लोगे तुम, या तो मैं तुम्हें कोई काम में लगा दूं। इसी तरह दूसरा किस्सा है उनके नेहरू और चर्चिल का। लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप ने अपनी किताब जवाहरलाल नेहरू हिज लाइफ वर्क एंड लेगेसी में वेटरन के पूर्व पीएम सर विंस्टन चर्चिल और जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात के बारे में लिखा है। ये वो दौर था जब देश आजाद हो चुका था और नेहरू पीएम थे। विंस्टन चर्चिल नेहरू के आलोचक थे। आलोचक क्या, एक तरह से दुश्मन थे। लंदन में एक कार्यक्रम में 1950 में दोनों पहली बार मिले थे। दिल खोलकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। चर्चिल ने गुलामी को याद करते हुए नेहरू से पूछा, तुम कितने दिन ब्रिटिश के जेलों में रहे? नेहरू ने कहा, 10 साल तक। चर्चिल ने कहा, तब तो तुम्हारे दिल में हमारे लिए खूब कड़वाहट होनी चाहिए। तुम्हें दिल से हमें नफरत करना चाहिए। तब नेहरू बोले, कोई बात नहीं, हमें हमारे लीडर ने 2 चीजें सिखाई है। हम किसी से नफरत नहीं करते हैं और किसी से डरो तो बिल्कुल नहीं। आपको भी पता है कि ना हम आपसे डरते हैं और नफरत तो कतई नहीं करते हैं। तीसरा किस्सा है जब नेहरू ने पीएम पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया था और कहा था कि मैं अब हिमालय जाना चाहता हूँ। उन्होंने बाकायदा इसके लिए टिकट भी बुक करा लिया था। सीपी श्रीवास्तव अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री ए लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि जब नेहरू दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वो अपने काम से बोर हो गए थे। तब उन्होंने सोचा अब किसी और को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाना चाहिए। 29 अप्रैल 1958 को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक थी। इसमें नेहरू ने कहा कि वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आपको ही देश चलाना पड़ेगा। इसके बाद नेहरू ने इस्तीफा वापस ले लिया था। तब तक इस्तीफे की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इसी तरह इनसे जुड़ा हुआ चौथा किस्सा है। साल 1962 में चीनी के साथ हुई जंग ने नेहरू को काफी परेशान कर दिया, क्योंकि इससे पहले नेहरू चीन को भारत का दोस्त समझते थे। लेकिन जंग शुरू हो गई और 20 नवंबर 1962 को प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए चीनी से मिली सैनिक हार को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने स्वीकार किया कि वालोंग, सिला और वोगाडिला जिला में सेना की हार हुई है। जवाहरलाल नेहरू एक बायोग्राफी में सर्वपल्ली गोपाल लिखते हैं कि तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने चीन युद्ध के लिए नेहरू को जिम्मेवार मानते थे। इन सब से नेहरू अंदर से टूट गए थे और उनकी सेहत खराब हो गई और करीब 1 साल तक कश्मीर में रहे। साल भर में भले ही शारीरिक रूप से वो ठीक हो गए, लेकिन मानसिक रूप से वो टूट गए थे। एक और किस्सा नेहरू की वसीयत से जुड़ा है। उन्होंने लिखा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान न किया जाए, बल्कि दाह संस्कार हो। अगर मैं जिस देश में मरूं वहीं मेरा दाह संस्कार किया जाए, लेकिन मेरी अस्थियां इलाहाबाद लाई जाए। मेरी राख को मुट्ठी भर गंगा में प्रभावित की जाए और मैं चाहता हूं कि बाकी हिस्से को आकाश में ऊंचे विमान से ले जाया जाए, वहां उन खेतों पर बिखेर दिया जाए जहां पर हमारे देश के किसान मेहनत करते हैं। 27 नवंबर 1964 की दोपहर के 2 बजे उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल सबसे बड़ा था। वह 16 साल 286 दिन पीएम रहे और पद पर रहते ही उनका निधन हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।